गए और आगे जाना पसंद करते हैं। यही बात स्पेन में घटित हुआ था कि व्यावसायिक क्रांति जब शुरू हुई यूरोप में तो सबसे लीडिंग कंट्री स्पेन और पुर्तगाल था, लेकिन दोनों कंट्री पिछड़ गए और आगे अंत में बढ़ गए ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड, और फिर सबको पीछे छोड़कर ब्रिटेन आगे बढ़ गया। इसकी वजह कहीं ना कहीं यही थी कि ब्रिटेन में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और एक इंटरप्रेन्योरियल क्लास के रूप में मिडिल क्लास का उद्भव हुआ था और उसने बचत और निवेश में रुचि ली थी जो कहीं और जगहों पर नहीं हुई थी। दूसरी बात है कि ब्रिटेन में और भी कुछ बातें हुई थी, वहाँ पर गवर्नमेंट का भी जो ऑटोक्रेटिक नेचर है वो कम हुआ था। थोड़ा सा कारीगर, शिल्पी और ये कह सकते हो कि प्रोड्यूसर्स को थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिली थी, तो इस मामले में अपने तकनीकी प्रयोग को ज़्यादा बेहतर कर सके थे। बेहतर जो मेंटल इन्वायरमेंट होता है, जैसे आज आप देखोगे चाइना के संदर्भ में लोग कहते हैं कि चाइना बहुत आगे है, हालांकि मैं तो ईस्ट एशिया, अब देखो कई थियरी बनती है एक्चुअल लाइफ डेवलपमेंट के बाद। जैसे पश्चिम वालों का शुरू में ये कहना था कि पूंजीवाद वहीं सफल हो सकता जहां डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, पूंजीवाद को वहीं सक्सेसफुल होना चाहिए। एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम या निरंकुश शासन तंत्र के तहत पूंजीवाद सफल नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे थियरी को बिलाई कर दिया एशियन टाइगर्स ने, क्योंकि वो सब अनडेमोक्रेटिक थे। वहाँ पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट रही सिंगापुर से लेकर जापान और ताइवान तक, लेकिन उसके बावजूद भी दे रिमेन टू बी द वेरी लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। So it is on this basis now it is widely believed कि there is no marriage between and there is no you can say कि the compulsorily synchronous relationship between the capitalism as well as the democratic government or republican government. So this sort of idea has been denied now in the new changing perspective of capitalism. तो अब ये बात यहाँ हुआ। अब दूसरे कोई महानुभाव आए और चुपके से आके दीवार के पीछे दब गए, तो जरा साहब आइए आगे आइए, आपका इंतजार कर रहा है, कहाँ कब तक छिपेंगे, छिपने से क्या फायदा है। बहुत ज्यादा उन्हें कोई नहीं तो आओ ना तुम आगे, तुमको मैं बालकोनी में सीट देता हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, बैठिए। तो मैं दिल्ली में दूर से आने पर तो जाम का बड़ा प्रॉब्लम है, कई बार तो रोड पर टेंशन हो जाता है, आदमी का कोई अपॉइंटमेंट पूरा होना मुश्किल है। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, कई बार फंसने का चांस होता है दूर से जो आते हैं। लेकिन मुझे शिकायत होती है कि हम नेहरू विहार, गांधी विहार से जो पैदल आते हैं वो बच्चे विलम्ब होते हैं उनके, लेकिन जो मान लो रोड से आता है, रोड को तो उसको तो अपना हाथ में नहीं है, वो बहुत कुछ रोड में जाम लग जाते हैं। लेकिन अब ये कहेंगे कि हमें जाम लग गया, हमारा पैर नहीं चल रहा था फास्टली, तो हाँ, तो मतलब ये तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्चुअली इन चीजों को समझो। तो अब यहां पर मैं ये बताना चाहता आपको, देखिए ये महानुभाव आए, आप भी हाईवे से हैं या चरण, अच्छा आप आइए। हाँ नहीं, ये तो इनको ये प्रिविलेज सिटीजन है, इनको ये आके हमें ऑबलाइज करते हैं, इनको आने की जरूरत नहीं, ये ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हो सामंती अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। कौन पूछा है? जो पूछा है वो कब से है, पहले आके हमसे मिलेगा, जब हमसे आके मिलेगा तभी पता चलेगा। और ये सब जो प्रश्न है उसका वास्तविक उत्तर, इसीलिए कोई बच्चा कहता है कि मैं जीएस ज्वाइन करूँ, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एक ऑप्शनल कर लो, यहाँ पर मैं तुम्हारा दिमाग का जंग छुड़ा के भेजूंगा तो जीएस से क्लास में ज़्यादा बढ़िया कर पाओ। वहाँ पर जाके सीधे बैठ जाओगे और बैठ के आंतरिक सुरक्षा पढ़ने लोगे, अपने आप की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे और देश की सुरक्षा क्या करो। तो जब तक वो फीलिंग्स तुम्हारे मन में आएगी नहीं, सिस्टम का बेसिक और फंडामेंटल समझोगे नहीं। अब उसी चक्कर में एनसीईआरटी प्रोग्राम भी शुरू हुआ, बहुत सारे क्लासेस में एनसीईआरटी प्रोग्राम शुरू। अब एनसीईआरटी भी तो कोई कनेक्टेड तो है नहीं, सब अलग अलग है। अब एनसीईआरटी का भी मिसयूज शुरू हो गया।
बच्चे से लेकर क्या पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और एक सेंटेंस एनसीईआरटी का जवाब देने की स्थिति में नहीं तो क्या पढ़ रहे हैं। तुम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम लोग को जवाब देना है। किसी अखाड़े पर तुम लोग हिस्ट्री में हार के आए तो मुझे मुंह मत दिखाना। शंकराचार्य ने जिस तरह कहा था कि शास्त्रार्थ में तुमको हारना नहीं है अपने शिष्यों को, तो इसलिए कहीं पर जाके अगर तुम डिफीट कर जाते हो हिस्ट्री के आर्गूमेंट में तो मेरे पास फिर मत आना, तो क्योंकि तुमको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ विजन चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए, अब देखो मैं तुमको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, डिक्लाइन ऑफ मुगल सब तुमको याद ही हो जाए, लेकिन तब है कि क्लास में थोड़ा सा हाँ किधर से आवाज आई, हाँ बोलो। नहीं नहीं मैंने समझा नहीं, क्या फिर एक बार बोलो तो क्या बोला। नहीं नहीं सुनो, क्या हम नहीं समझ पाए। नहीं फिर मेरे पहला पार्ट क्या क्वेश्चन था, हाँ तुमको ऐसा नहीं लगता कि बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चन है, हम लोग भटक जाएंगे जो तुम कह रहे हो। तुम अपने आप को शांत रखो और प्राइवेट में आके डिस्कस करना। या बताओ, इस शक्ति न्याय अहिंसा ऐसे वेग चीजें तुम एथिक्स के क्लास में नहीं हो, हिस्ट्री के क्लास में हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इकोनॉमी वाले में चला रहा हूँ, बिल्कुल क्लास डाइवर्ट कर जाएगा प्लीज, है ना। अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम रुक जाओ। और जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो उसका हिस्ट्री का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। देखो मतलब इतने दिन तक ह्यूमैनिटीज हमारे साथ करने के बाद फिर तुम इस तरह का क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। शक्ति न्याय और अहिंसा, देखो ह्यूमैनिटीज में कोई एक विचार हो सकता है क्या, कोई शक्ति को मानेगा। तुम देखो, तुम एक बुक पढ़ो, हालांकि तुमको इंग्लिश में है, वो कैसे पढ़ोगे, आइडिया ऑफ जस्टिस। मेरी बात सुनो इधर, आइडिया ऑफ जस्टिस किसका लिखा हुआ है, अमर सेन का लिखा हुआ है। हर एथिक्स वाले बच्चे को उसे एथिक्स समझने के लिए उससे बढ़िया बुक नहीं है आइडिया ऑफ जस्टिस। उन्होंने क्या कहा है, 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे हैं, तीनों जा रहे हैं, एक को बांसुरी मिली है, तो एक बांसुरी पाया है, तो एक बच्चा कह रहा है कि ये बांसुरी मेरी है, होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको देखा है और मैंने पहले उठाया है। दूसरा बच्चा ने कहा कि देखिए ये बांसुरी मेरी है क्योंकि हम तीनों में सबसे छोटे हैं और मुझे कोई खिलौना नहीं है, इसलिए मुझे बांसुरी चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तीसरा ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं ही एकमात्र आप तीनों में बांसुरी बजाना जानता हूँ और बांसुरी उसको मिलना चाहिए जो वास्तविक बांसुरी वादक है। तो उसने कहा, अमर सेन ने दिखाया है कि न्याय और नीति में अंतर है। नीति और न्याय एक दूसरे के विरोध में भी चला जाता है कई बार, क्योंकि अब अगर कोई राज्य या समाज नीति बनाएगा, ये बात किसी पंच के पास जाएगा, किसी लीगल अथॉरिटी के पास जाएगा, तो लीगल अथॉरिटी कानून का किताब खोलेगा, कानून की किताब में लिखा होगा कि बांसुरी उसे मिलना चाहिए जिसने पहले पाया है, तो वो बांसुरी मिल जाएगी एक को, लेकिन 2 का क्लेम तो डिनाई हो गया। इसलिए नीति हमेशा न्याय नहीं कर सकती। नीति और न्याय अलग चीज है। नीति इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि न्याय हो। अब देखो इतना गहन चीज अमर सेन ने कहा है और तुम हमें कह रहे हो कि तीनों में बताइए क्रम बता कर। यहां तो विद्वान क्रम बता ही नहीं रहे, ह्यूमैनिटीज है। किसको चुनोगे, अहिंसा। लेकिन हिंसा, तुम राम ने जो रावण को मारा उचित था कि नहीं, कंस ने जो मारा उचित था कि नहीं, रावण दहन अभी तुम देख के आए हो, क्या वो अहिंसा थी। लेकिन अगर राम उस समय अहिंसा की बात करके रावण को छोड़ के चले जाते तो क्या समाज का कल्याण होता। वो हिंसा चाहिए समाज के लिए, वो हिंसा अपेक्षित है। आचार्य रामचंद्र सूल पर हो, मनोविकार, चिंतामणि, जाओ आज पुस्तक खरीद लेना है, सारा का जवाब मिल जाएगा तुमको। लेकिन ये मेरा इतिहास का ये नहीं है, इसमें मैं भटक जाऊंगा। इसलिए प्लीज ये सब चीज फिलोसॉफिकल मत हो, दार्शनिक मत हो, और दर्शन की कुछ बात करनी हो तो प्राइवेट में करो, तो मेरा इंटरेस्ट एरिया है। जब भी तुम लोगों को मैं चाहता हूं कि ब्रॉड आइडिया में ले जाएं, तो तुम लोग क्लास को एक गलत दिशा देते हो यार, तो फिर मैं टॉपिक ही पढ़ा के निकल जाऊंगा। ब्रॉड आइडिया का मतलब नहीं है कि तुम छलांग मार के अब तुम दर्शन शास्त्र पर चले जाओ, रहो यहीं पर। कितना समय हमारा बर्बाद हुआ।
और इसके बाद क्या होगा कि मैं अपना ड्यू डेट, इसके बाद 2 क्लासेस में मुझे सिलेबस लेना है। अगर सिलेबस करने दोगे ठीक से तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं करने दोगे तो 2 क्लास में मुझे फिनिश होना है। कल से तुम्हारा मॉडर्न स्टार्ट होना है, अगला 2 क्लास तुम्हारा बुधवार को होना है और सैटरडे को होना है। मेरा अनाउंसमेंट सुन लो, उसमें मिडेवल तुम्हारा समाप्त। ये कमिंग संडे को एक मिडेवल का पहला टेस्ट मैं ले लूंगा, जहां से कहोगे वहां से, मतलब मुगल का। और उसके बाद फिर एक टेस्ट की मैं डेट जिस दिन मैं क्लास फिनिश करूंगा उसका दूंगा। यही मेरा प्लान है। अब तुम लोग इस 2 क्लास में जितना हमसे ले लो उतना ले लो, भटकाओगे तो रह जाएगा टॉपिक तुम्हारा, मैं कुछ नहीं कर। और कहोगे डेज, तो डेज तुम काउंट कर लो, तुमको मैं मुगल में कितना क्लास लिया हूं, पिछले क्लास से 5 क्लास 6 क्लास ज्यादा ले रहा हूं इसमें, क्योंकि मैंने चीजों को और ब्रॉड किया है। लेकिन हमेशा टॉपिक में रहो, भटको नहीं, भटकाओ नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, कहां थे हम पहले ये बताइए। हाँ, क्या पूंजीवाद? नहीं, वो लाइन मतलब किस पॉइंट पर मैं था वो बताइए। पूंजीवाद, हाँ। तो उसमें इरफान हबीब चाहे बाकी लोगों ने कहा कि देखिए, यहां पर चूंकि विज्ञान का विकास नहीं हुआ, तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, और तकनीकी का विकास इसलिए हुआ था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पश्चिम में स्कार्सिटी ऑफ लेबर था, लेबर कॉस्टली था, उनको लेबर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि तकनीकी से विस्थापित कर दे। भारत में जाति व्यवस्था के कारण यहाँ पर प्रचुर संख्या में यहाँ पर शिल्पी और श्रमिक मौजूद रहे, तो शिल्पी और श्रमिक मौजूद होने से यहाँ पर लेबर की कमी नहीं हुई, और इसीलिए इंडिया में हमेशा लेबर की प्रचुरता रही, और इसलिए यहां श्रम को विस्थापित करने के लिए तकनीकी आवश्यकता नहीं हुई। दैट इज प्रेजवर्दी। ओके, तो एक इस रूप में उन्होंने दिखाया कि इसलिए यहां पर तकनीकी विकास नहीं हुआ तो आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली डेवलप कैसे होती। हाँ ठीक है, बैंकिंग थी, मुद्रा थी, व्यावसायिक पूंजी थी, परंतु नहीं थी। दूसरे विद्वानों ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं, अगर ऐसा था तो उन्होंने तर्क दिया कि जहां तक औद्योगिकरण के मॉडल का सवाल है तो केवल ब्रिटेन में, इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, बाकी देशों ने तो इसको नकल की थी। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो यहां भी भारतीय भी या भारत में भी औद्योगिकरण की दिशा में भारत भी बढ़ सकता था। तो यही संभावना के आधार पर उत्तर को मैंने छोड़ा है, वहां से लाके उतनी जगह तुम लोग छोड़ लो, उसके बाद तुम लोग उसको नोट डाउन कर लेना। अब बच्चों यहां पर नीचे ब्रेक देकर लिखना का मुगल साम्राज्य का पतन